Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about some factors that can influence the process of evolution. किस तरह से इर्तिका के अमल को कौन कौन से फैक्टर्स मुतासिर कर सकते हैं और किन का कोई खातिर खा असर नहीं होता, इन चंद फैक्टर्स की डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. Alright students, the first thing that we are going to talk about is the factors. यानी वो कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं कि जिसकी बुनियाद पे एवोल्यूशन का अमल स्पीड अप भी हो सकता है, स्लो डाउन भी हो सकता है और मे बी इन फैक्टर्स का मुकम्मल तौर पे कोई असर ही ना हो. अब बुनियादी तौर पे आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जितने भी फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इनका बहुत गहरा ताल्लुक है इंडिविजुअल्स के साथ. जो जानदार किसी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं और उनके ऊपर जो छाप लगा दी जाती है कि फलां ऑर्गेनिज्म, फलां इंसान अगर सिर्फ वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखता है तो उसकी अपनी खसूसियात होंगी, अगर कोई चाइना से ताल्लुक रखता है तो उसकी अपनी खसूसियात होंगी, पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है तो उसकी अपनी खसूसियात होंगी. इसी तरह जब हम बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कम्युनिटीज में जाके इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें हमारी एक्सटर्नल फीचर्स या फिनोटाइप्स की बुनियाद पे फौरन पहचान जाते हैं कि आप किस कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखते होंगे. तो बुनियादी तौर पे ये क्या है, हाउ डिफरेंट फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड अस थ्रू द जेनेटिक मटेरियल और द एलेलिक फ्रीक्वेंसीज. किस तरह से ये एलेलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स कारगर हैं. द फर्स्ट वन इज म्यूटेशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और बहुत ही शानदार एक जुमला आपकी किताब में लिखा गया है, म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस. कि जितनी भी तब्दीलियां हमें नजर आती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कुछ उनमें से नेगेटिव भी हैं और बहुत सारी उनमें से पॉजिटिव भी हैं. तो समझने वाली बात यह है कि आप एक मिसाल से वाजे कर देते हैं इसको कि हमारे पास जो ब्लड टाइप्स मौजूद हैं, अगर हम ये बिलीफ जारी रखें कि हजरत आदम की ही आल औलाद हैं हम सब, तो उनके अंदर तो कोई एक ही ब्लड टाइप होती होगी, लेकिन तमाम इंसानों के अंदर क्या एक ही तरह का ब्लड मौजूद है? नो, वी हैव ए बी एंड देन ओ. तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस तरह की म्यूटेशन होती रही जिसकी वजह से एक ही अलील जो है उसकी बहुत सारी वेरिएंट्स या डिफरेंट फिनोटाइप्स बनती चली गई. तो इस वजह से ये एक मल्टीपल एलेलिक ट्रेट बन गया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाली चीज समझने से ताल्लुक रखती है कि म्यूटेशन जो है बुनियादी तौर पे बहुत सारी तब्दीलियों का सरचश्मा है विद इन द बायोलॉजिकल साइंसेस. Individual mutations occur so rarely that mutation alone does not change allele frequency. अब इसको भी समझें कि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ स्पैन के अंदर, लेट्स से ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं, कोई एक म्यूटेशन होती है और उसकी वजह से कोई ट्यूमर बन जाता है, तो वो ट्यूमर तो उस एक बॉडी के लिए ही रहेगा और हो सकता है उसको हम सर्जिकली रिमूव कर दें या दवाइयों से खत्म कर दें. तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की म्यूटेशंस जो हैं वो हेरिटेबल नहीं है. तो हेरिटेबल ना होने की वजह से जब हम पॉपुलेशन की कुल तादाद के लिहाज से देखें तो एक या दो इंसानों में या 3 इंसानों में या 1% इंसानों में कोई ऐसी म्यूटेशन वकूफ पजीर हो कि जिसकी वजह से बॉडी का पिगमेंट खत्म हो जाए, एल्बिनो या एल्बिनिज्म वगैरह की तरह की कंडीशंस हो जाएं, तो हम कहेंगे कि दे आर वेरी रेयर. ऑलराइट, तो इस लिहाज से कोई नई स्पीशीज वगैरह इवॉल्व नहीं हो सकती. तो म्यूटेशन इज अ पोटेंट सोर्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से पूरी पॉपुलेशन जेनेटिक्स में एक भूंचाल आ जाए. देन इज स्टूडेंट्स माइग्रेशन. इट इज एन इंपॉर्टेंट और पोटेंशियल सोर्स ऑफ चेंज. वो किस तरह से कि बुनियादी तौर पे अगर हम ह्यूमन लाइफ्स को देखें और बाकी ऑर्गेनिजम्स जो कि आजाद हैं, क्योंकि हमें तो अपनी सरहदें अबूर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके कहीं पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं या दूसरे लोग जो हैं वो टूरिज्म वगैरह के लिए हमारे मुल्क में आ सकते हैं. तो ये वाली जो कंडीशन है, इसमें अगर आप गौर करें तो एक इंडिविजुअल जब पॉपुलेशन छोड़ के दूसरी पॉपुलेशन में जा रहा है तो पॉसिबल है अगर वो वहां जाके ब्रीड करता है तो इट मींस कि वहां पे नई तरह के ऑर्गेनिजम्स पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि माइग्रेशन इज अ पोटेंट सोर्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दो बुनियादी टाइप्स इसकी आपको याद होनी चाहिए. एक को हम कहते हैं एमिग्रेशन और दूसरे को कहते हैं इमिग्रेशन. अब जो एमिग्रेट है इसका मतलब है टू लीव अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में से इजेक्ट हो जाना, दिस इज नोन एज एमिग्रेशन. और एट द सेम टाइम अगर कोई इंडिविजुअल किसी दूसरी पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाता है जाके, तो हम कहेंगे कि वो वहां पे इमिग्रेट कर गया है. और इमिग्रेशन की वजह से फिर फर्दर बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं और एलेलिक फ्रीक्वेंसीज या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज आल्टर हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं. यही चीज स्टूडेंट्स यहां पे मेंशन की गई है, कॉज डिस्टर्बेंस इन द जीन पूल
ऑब्वियसली जो एक सेट जीन पूल है, और स्पेशली अगर कोई इस तरह का जीन पूल है जहां पे एलील्स फिक्स्ड पड़े हुए थे, या तो वो सारी पॉपुलेशन होमोजाइगस डोमिनेंट थी या वो सारी पॉपुलेशन होमोजाइगस रिसेसिव थी, जब वहां पे जानदारों का इजाफा होगा जो कि उस पॉपुलेशन से ताल्लुक नहीं रखते बल्कि बाहर से आके वहां पे लैंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे नई तब्दीलियां या वेरिएशंस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट वन ऑफ द स्केरियस्ट टाइप ऑफ फैक्टर। ये किस तरह से इसको स्केरियस्ट स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता बहुत बड़े पैमाने पे किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अचानक से कोई तब्दीली वकू पजीर हो जाए तो उसको हम कहेंगे दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ कुछ फवायद भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। फवायद इसके क्या हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स भी हैं, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स भी हैं और हेट्रोजाइगोट्स वगैरह भी मौजूद हैं, अगर वहां पे किसी थोड़े से जियोग्राफिकल पार्ट में कोई खुदा न खास्ता नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो उस पॉपुलेशन को कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसका अब नुकसान क्या है कि यह भी पॉसिबल है कि जो छोटी पॉपुलेशन के अंदर अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाता है तो वहां पे 50-50% चांस होगा कि हो सकता है सिर्फ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स बच जाएं, हो सकता है सिर्फ जो वो वल्नरेबल टाइप के या वीक जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बच जाएं जिनके अंदर फीचर्स इस तरह के हों कि हो सकता है वो पॉपुलेशन ज्यादा देर के लिए वहां पे मजीद गुजारा ना कर सके। बिल्कुल इसी तरह हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर जंगल के किसी एक हिस्से में आग लग जाती है तो थोड़े से दूर दराज दरख्तों को वो आग अपनी लपेट में नहीं ले पाती, तो यह भी पॉसिबल है कि उन दरख्तों पे जो जानवर या जो डाइवर्सिटी मौजूद है वो मोस्ट सक्सेसफुल या फिटेस्ट किस्म के ऑर्गेनिजम्स ना हो, इसी वजह से तो वो सेंट्रलाइज्ड या लोकलाइज्ड पॉपुलेशन से हट के कहीं रह रहे थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से वो इंडिविजुअल्स भी सर्वाइव कर सकते हैं कि जो बिल्कुल ही माइन्यूट या वीक टाइप ऑफ जीनोटाइप या जेनेटिक मेकअप पे मुश्तमिल हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात भी काबिल गौर है। फिर उसके बाद अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा एनहांस करना चाहें तो दो आइडिया स्टूडेंट्स इसके हवाले से बताए जाते हैं। एक को हम कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। अब बॉटलनेक इफेक्ट क्या है कि पूरी की पूरी जो डाइवर्सिटी थी या वेरिएशंस थी उनमें से कुछ स्पीशीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होती चली जाएं और निकलती चली जाएं। चूंकि बॉटल के नेक की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये ब्रॉडर होता है फ्रॉम द बॉटम और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तंग से तंग होता चला जाता है। अब अगर आहिस्ता 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 सारी डाइवर्सिटी वाली स्पीशीज जो हैं वो यहां से निकलती चली जाएं तो एंड में सिर्फ वो पॉपुलेशन बच जाती है कि जो बिल्कुल ही एक तरह के या होमोजाइगोट्स या हेट्रोजाइगोट्स पे मुश्तमिल होगी। तो वो डाइवर्सिटी या वेरिएशन जो पहले नजर आ रही थी अब वो मुमकिन नहीं रहेगी। इन द सेम वे दूसरा जो कंसेप्ट यहाँ पे फाउंडर्स इफेक्ट जिसको हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी समझने से ताल्लुक रखता है कि आप यूं इमेजिन करें कि अगर दो डिफरेंट आइलैंड्स हैं which have been separated by a lake or a river, जिनके दरमियान में से पानी की कोई गुजरगाह है। अब अगर एक आइलैंड के ऊपर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मौजूद थी तो दूसरे आइलैंड के ऊपर अगर आपको एक ही खास किस्म की स्पीशीज नजर आती जाए, मसलन हम मिसाल ले लेते हैं फूलों की कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स या डेफोडिल्स वगैरह ग्रो कर रहे थे किसी एक आइलैंड के ऊपर। अब इत्तफाकन ड्यू टू द पोलिनेशन और द विंड डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स हमने देखा कि यहां से कुछ सीड्स उड़े और जाके दूसरे आइलैंड पे गिर गए। अब वहां पे वो वाले फूल भी बेहतरीन ग्रोथ शो करेंगे जो पहली दफा लैंड किए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो दूसरे पॉपुलेशन की वीक स्पीशीज थी वो यहां की सक्सेसफुल स्पीशीज बन गई है। असल में दे आर द फाउंडर्स, तो उनको सुटेबल या फेवरेबल कंडीशंस मिली तो भी ग्रो करना शुरू हो गए। सेम कंसेप्ट लाइज इन द प्रोपगेशन और द ग्रोथ ऑफ द गैलापागोस फिंचेस दैट वर डिस्कवर्ड बाय डार्विन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स द नेक्स्ट फैक्टर इज नॉन रैंडम मेटिंग। ऑलराइट, नॉन रैंडम मेटिंग को हम इन ब्रीडिंग भी कहते हैं और उर्फे आम में जिसे हम कजन मैरिजेस कहते हैं, ये वाली चीज भी यहां पे शामिल की जा सकती है। अब इसका एक जो सबसे बड़ा इफेक्ट हमें नजर आता है स्टूडेंट्स वो क्या है, चूंकि बार बार सेम पॉपुलेशन के ही ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो इंटरब्रीड करते चले जा रहे हैं तो इस सूरत में जो जीन्स हैं वो या तो होमोजाइगोसिटी गेन कर जाएंगे या फिर वहां पे हम कहेंगे कि एलील्स जो हैं वो ज्यादातर फिक्स्ड फॉर्म में ही रहना शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि कजन मैरिजेस के फवायद तो अपनी जगह पे लेकिन बाज़-औक़ात कुछ नुकसानात भी सामने आ जाते हैं, क्योंकि अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में कोई बीमारी एक्सप्रेस हो रही है तो फिर वहां पे जब जीन्स के अंदर वो ट्रेट आ गया तो इसका मतलब है कि अब हम उसको जनरली या दवाइयों के जरिए खाली क्योर नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
So it is also known as inbreeding and does not alter the allele frequency. Obviously चूंकि बार बार सेम पॉपुलेशन में सेम एलील्स रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई खातिर खा तब्दीली देखने में नजर नहीं आएगी. Lessens the proportion of heterozygotes. अब वही बात आ जाती है कि जब एलील्स फिक्स हो जाएंगे और ट्रू ब्रीडिंग जनरेशन बन जाएगी तो इसका मतलब है या तो होमोजाइगस डोमिनेंट्स होंगे या सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव्स होंगे, दरमियान में कोई इंटरमीडिएट मौजूद नहीं रहेगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन किया हुआ है आपकी किताब में, वही चीज मैं यहां पे आपके लिए लिख चुका हूं. इंडिविजुअल्स विद सर्टेन जीनोटाइप्स समटाइम्स मेट विद वन अनदर मोर कॉमनली देन वुड बी एक्सपेक्टेड ऑन अ रैंडम बेसिस. अब इससे क्या मुराद है कि बेशक एनिमल्स की मिसाल ले लें या ह्यूमंस की मिसालें ले लें, अगर रैंडम मेटिंग की इजाजत दे दी जाए तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी नजर आती है. बहुत सारे ऐसे ममालिक जहां पे ये फैमिली मैरिजेस वगैरह को डिस्करेज किया जाता है, वहां पे आपको एक डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी नजर आती है. लेकिन इन द सेम वे वो वाली जगह या वो कॉन्टिनेंट्स या वो एरियाज जहां पे फैमिली मैरिजेस का कंसेप्ट अभी भी मौजूद है, वहां पे आप किसी भी फैमिली गेट टुगेदर वगैरह में जाएं तो आपको एक ही तरह की शक्लों की सारी फिनोटाइप्स नजर आ रही होती हैं. तो बुनियादी तौर पे दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ inbreeding or non-random mating. Causes the frequencies of particular genotypes to differ greatly from those predicted by the Hardy-Weinberg law. अब वही बात यहां पे आ जाती है, चूंकि हेटेरोजाइगोट्स की पैदावार ही नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो जो हमने एक प्रोडक्ट बनाया है एक्यूमुलेटिव दैट शुड बी इक्वल टू 1, वो वाली रेशियो अचीव नहीं की जा सकेगी. Then is the last factor that has been discussed in your book, students. It is selection. इसको काफी डिटेल में हम डिस्कस करके आ चुके हैं प्रीवियस सेशन में, लेकिन इसको जरा गौर से समझ लें कि सिलेक्शन है क्या बुनियादी तौर पे और इसका एवोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट है. Some individuals leave behind more progeny than others, and the rate at which they do so is affected by their inherited characteristics. अब स्टूडेंट्स यहां पे समझने वाली बात यह है कि सिर्फ वही जानदार बेहतर रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, अपनी नस्ल अफजाई कर पाते हैं. अगर तो वो वाइल्ड में रह रहे हैं तो नेचर उनको फेवर करेगी, और अगर वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ह्यूमंस का यहां पे हाथ है. और इसी चीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं इनटू नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन. जी स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या चीज है कि अगर ह्यूमंस अपनी मर्जी के ट्रेड्स वाले ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करवाना शुरू हो जाएं और उनकी नस्ल अफजाई करना शुरू हो जाएं तो इट बिकम्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन. ऑलराइट, जिसकी मिसालों में हमारे पास बहुत सारे जानवर इस तरह के मौजूद हैं कि जो गोश्त या दूध की पैदावार के लिहाज से ठीक थे तो उनको इंसानों ने सेलेक्ट कर लिया. घोड़ों की बहुत सारी नस्लें जो मशहूर हैं वो रेजिस्टेंट होने की वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से ब्रीड करवाई जाती हैं. इसी तरह से कुछ छोटी नस्लें घोड़ों की जो अपनी खूबसूरती की वजह से ब्रीड करवाई जा रही हैं. तो इसका मतलब यह हुआ कि जो काम हम कर रहे हैं दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन दूसरी तरफ हमें क्या नजर आता है, नेचुरल सिलेक्शन. यहां पे एनवायरनमेंट या नेचर जो है इट इज द मेन ऑपरेटर. जो चीजें, जो जानदार जिन चीजों को अपने ऊपर ढाल के, अपने ऊपर इफेक्ट करके, अप्लाई करके रेजिस्टेंट बने हुए, सिर्फ वही फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं जो बीमारियों का भी अपने तौर पे, कुदरती तौर पे सामना कर सकें, जो बहुत सारे प्रेडेटर से भी बच सकें और तो और एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक चेंजेस में भी सरवाइव कर सकें. सिर्फ वही नेचुरली सिलेक्टेड होते हैं, रेदर अदर्स आर ऑलवेज रिजेक्टेड. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी.